आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर संख्या 19 जिसका नाम है मुद्रा अभिप्राय उद्भव एवं कार्य, इस चैप्टर से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है या वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा वैसी प्रणाली जिसमें एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ विनिमय अर्थात अदला बदली किया जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। मतलब जब एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ विनिमय किया जाता है, अदला बदली किया जाता है, तो उसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली के आवश्यक शर्त कौन कौन है? वस्तु विनिमय प्रणाली के आवश्यक शर्त कौन कौन है? आपका उत्तर होगा वस्तु विनिमय प्रणाली के आवश्यक शर्त निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आवश्यकता का सीमित होना। नंबर 2, विनिमय का सीमित क्षेत्र। नंबर 3, समाज का आर्थिक रूप से पिछड़ा होना। नंबर 4, मुद्रा का अभाव। नंबर 5, आवश्यकता के दोहरे संयोग की उपस्थिति। नंबर 6, यातायात के साधनों का अभाव। ये सारे शर्त हैं वस्तु विनिमय प्रणाली के। तीसरा प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली के लाभ को लिखें। वस्तु विनिमय प्रणाली के लाभ को लिखें। आप लिखेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह विनिमय की सरल प्रणाली है। नंबर 2, इससे आपसी सहयोग में वृद्धि होती है। नंबर 3, इसमें आर्थिक असमानताएं देखने को नहीं मिलती हैं। नंबर 4, इसमें मुद्रास्फीति या अपस्फीति जैसी स्थिति नहीं पाई जाती है। नंबर 5, यह सरल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए संभव है। चौथा प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली के कठिनाइयों को लिखें। वस्तु विनिमय प्रणाली के कठिनाइयों को लिखें। आपका उत्तर होगा वस्तु विनिमय प्रणाली के कठिनाइयां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इसमें दोहरे संयोग का अभाव पाया जाता है। दूसरा, इसमें क्रय शक्ति संचय में कठिनाई होती है। तीसरा, इसमें सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव होता है। चौथा, इसमें वस्तु विभाजन में कठिनाई होती है। 5, इसमें मूल्य हस्तांतरण का अभाव पाया जाता है। नंबर 6, इसमें भावी भुगतान संभव नहीं है। तो ये हैं वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ। पांचवा प्रश्न है, मुद्रा के विकास के क्रम को लिखें। मतलब मुद्रा का विकास किन किन क्रम में हुआ है उनको लिखना है आपको। आप लिखेंगे मुद्रा के विकास के क्रम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वस्तु मुद्रा। इसमें वस्तु को विनिमय के माध्यम माना गया था, जैसे चमड़ा, गाय, बकरी इत्यादि। दूसरा, धातु मुद्रा। इसके अंतर्गत मुद्रा के रूप में तांबा, लोहा, कांसा तथा सोना का प्रयोग होता था। तीसरा, पत्र मुद्रा। इसमें मुद्रा कागज का बना होता था। चौथा, शाख मुद्रा। इसके अंतर्गत चेक, हुंडी, विनिमय बिल, एटीएम, क्रेडिट कार्ड इत्यादि को रखा गया है। छठा प्रश्न है, मुद्रा के वर्णनात्मक या कार्यात्मक परिभाषा लिखें। मुद्रा के कार्यात्मक परिभाषा या वर्णनात्मक परिभाषा लिखें। आप लिखेंगे कुलवर्ण के अनुसार मुद्रा वह है जो मूल्य मापक और भुगतान का साधन है। दूसरा, हार्टले ब्रदर्स ने लिखा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो ये कुलवर्ण और हार्टले ब्रदर्स की जो परिभाषा है ये मुद्रा की कार्यात्मक या वर्णनात्मक परिभाषा है। अगला प्रश्न है, मुद्रा के वैधानिक परिभाषा लिखें। तो मुद्रा की वैधानिक परिभाषा नैप और शेलिंगमैन ने दिया था। नैप ने मुद्रा को परिभाषित करते हुए लिखा, कोई भी वस्तु
कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कहलाती है। शेलिंग मैन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त हो। तो ये मुद्रा की वैधानिक परिभाषा है जिसे नैप और शेलिंगमैन ने दिया था। 8वां प्रश्न है, मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को लिखें। मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को लिखें। आप लिखोगे मुद्रा के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विनिमय का माध्यम। आधुनिक समय में किसी भी वस्तु का अदला बदली अर्थात विनिमय मुद्रा के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा, मूल्य का मापक। मुद्रा के द्वारा ही किसी वस्तु के मूल्य का मापन किया जाता है। तो ये मुद्रा के 2 प्राथमिक कार्य हैं। अगला 9वां प्रश्न है, मुद्रा के गौण या सहायक कार्य को लिखें। मुद्रा के गौण या सहायक कार्यों को लिखें। तो आपको बता दें मुद्रा के गौण कार्य 3 हैं। नंबर 1, स्थगित भुगतान का मान। मुद्रा के द्वारा ही तत्काल लेन देन का भुगतान ना करके भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता है। दूसरा, मूल्य का संचय। किसी वस्तु के मूल्य का संचय मुद्रा के द्वारा ही संभव है। तीसरा, मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा द्वारा क्रय शक्ति का हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथ में किया जाता है। 10वां प्रश्न है, मुद्रा के आकस्मिक कार्य को लिखें। मुद्रा के आकस्मिक कार्य को लिखें। आप लिखेंगे मुद्रा के आकस्मिक कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह मुद्रा साख का आधार है। नंबर 2, मुद्रा सामाजिक आय के वितरण का आधार है। नंबर 3, मुद्रा अधिकतम संतुष्टि एवं उत्पादन का आधार है। नंबर 4, पूंजी के तरलता गतिशीलता में सहायक है। नंबर 5, शोधन क्षमता की गारंटी है। नंबर 6, निर्णय की वाहक है। 11 नंबर प्रश्न है, मुद्रा के स्थैतिक अथवा निष्क्रिय अथवा तकनीकी कार्य को लिखें। मुद्रा के स्थैतिक या निष्क्रिय या तकनीकी कार्य लिखें। आप लिखेंगे पॉल एंजिंग नामक अर्थशास्त्री ने मुद्रा के निम्नलिखित स्थैतिक कार्य बताया है। नंबर 1, विनिमय का माध्यम। नंबर 2, मूल्य का मापक। नंबर 3, मूल्य का संचय। नंबर 4, मूल्य का हस्तांतरण। नंबर 5, स्थगित भुगतान का मान। 12वां नंबर प्रश्न है, मुद्रा के प्रावैगिक अथवा गत्यात्मक कार्य को लिखें। मुद्रा के प्रावैगिक अथवा गत्यात्मक कार्य को लिखें। आपका उत्तर होगा पॉल एंजिंग नामक अर्थशास्त्री ने मुद्रा के निम्नलिखित गत्यात्मक कार्य बताया है। नंबर 1, मुद्रा सामान्य कीमत स्तर को प्रभावित करती है। नंबर 2, मुद्रा आय, उत्पादन और रोजगार स्तर को प्रभावित करती है। नंबर 3, मुद्रा मौद्रिक नीति एवं राजकोषीय नीति के निर्धारण में एवं संचालन का आधार है। नंबर 4, मुद्रा विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन का आधार है। 13वां प्रश्न है, मुद्रा का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है। आप उत्तर लिखेंगे मुद्रा का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है। पहला, प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर। दूसरा, सामान्य स्वीकृति या वैधानिकता के आधार पर। तीसरा, भौतिक स्वरूप के आधार पर। तो अगला प्रश्न है 14वां नंबर प्रश्न, प्रकृति के आधार पर मुद्रा के कितने प्रकार हैं। आप लिखेंगे जेएम किन्स ने प्रकृति के आधार पर मुद्रा को 2 भागों में बांटा है। पहला, वास्तविक मुद्रा। दूसरा, हिसाब किताब की मुद्रा। 15वां प्रश्न है, वास्तविक मुद्रा एवं हिसाब किताब की मुद्रा में अंतर लिखें। वास्तविक मुद्रा एवं हिसाब किताब की मुद्रा में अंतर लिखें। आप लिखेंगे वास्तविक मुद्रा चलन की मुद्रा होती है जबकि हिसाब किताब की मुद्रा सैद्धांतिक होती है। दूसरा अंतर है, वास्तविक मुद्रा के रूप और गुण में परिवर्तन होता है जबकि हिसाब किताब के मुद्रा के रूप में परिवर्तन नहीं होता है। 16वां प्रश्न है, सामान्य स्वीकृति के आधार पर मुद्रा के कितने वर्गों में बांटा गया है। सामान्य स्वीकृति के आधार पर मुद्रा को कितने वर्गों में बांटा गया है। आप लिखेंगे सामान्य स्वीकृति के आधार पर मुद्रा को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला, विधिग्राह्य मुद्रा। विधिग्राह्य मुद्रा
इसे कानूनी मुद्रा भी कहते हैं, जैसे रुपया, पैसा, नोट। इसके दो रूप हैं, सीमित विधिग्राह और असीमित विधिग्राह। दूसरा है ऐच्छिक मुद्रा, वह मुद्रा जिसे स्वीकार करने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता, बल्कि यह व्यक्ति के इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे स्वीकार करे या ना करे, जैसे चेक, विनिमय पत्र। अगला प्रश्न है भौतिक 17वां नंबर प्रश्न है, भौतिक स्वरूप के आधार पर मुद्रा को कितने वर्गों में बांटा गया है? आप लिखेंगे भौतिक स्वरूप के आधार पर, भौतिक स्वरूप के आधार पर मुद्रा को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला धातु मुद्रा, इसके अंतर्गत सोना, चांदी, तांबा के सिक्का को रखा गया है। दूसरा कागजी या पत्र मुद्रा, इसके अंतर्गत कागज के बने अथवा छपे नोट को रखा गया है। तीसरा शाख मुद्रा, इसके अंतर्गत चेक आदि को रखा गया। 18वां प्रश्न है प्रमाणिक मुद्रा एवं प्रतीक मुद्रा में अंतर लिखें। प्रमाणिक मुद्रा एवं प्रतीक मुद्रा में अंतर लिखें। उत्तर होगा प्रमाणिक एवं मुद्रा एवं प्रतीक मुद्रा में निम्नलिखित अंतर है। प्रमाणिक मुद्रा एवं प्रतीक मुद्रा में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, प्रमाणिक मुद्रा देश का प्रधान सिक्का होता है, जबकि प्रतीक मुद्रा प्रमाणिक मुद्रा का सहायक होता है। दूसरा अंतर है प्रमाणिक मुद्रा असीमित विधिग्राह होती है, जबकि प्रतीक मुद्रा सीमित विधिग्राह होती है। तीसरा, प्रमाणिक मुद्रा का अंकित मूल्य और वास्तविक मूल्य बराबर होता है, जबकि प्रतीक मुद्रा का अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य से अधिक होता है। चौथा अंतर है प्रमाणिक मुद्रा की ढलाई स्वतंत्र होती है, जबकि प्रतीक मुद्रा की ढलाई सीमित होती है। पांचवा अंतर है प्रमाणिक मुद्रा शुद्ध धातु का बना होता है, जबकि प्रतीक मुद्रा कागज का बना होता है। 19वां प्रश्न है श्रेष्ठ मुद्रा के गुण को लिखें। उत्तर होगा श्रेष्ठ मुद्रा के निम्नलिखित गुण हैं: उपयोगिता, वहनीयता, टिकाऊ, विभाजकता, एक रूपता, मितव्ययिता, मूल्य में स्थिरता, तरलता और परिचायकता। 20वां नंबर प्रश्न है मुद्रा के महत्व को लिखें। आपका उत्तर होगा वर्तमान युग में युग मुद्रा का युग है। वर्तमान युग मुद्रा का युग है। मुद्रा वर्तमान समय में आर्थिक जीवन का आधार है। मुद्रा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रोफेसर मार्शल ने लिखा है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर का लगाता है। मुद्रा के महत्व को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। मुद्रा अधिकतम संतुष्टि का आधार है। मुद्रा के द्वारा भविष्य के भुगतान को संभव बनाया जाता है। मुद्रा के रूप में धन संचय करना संभव है। मुद्रा विभिन्न वस्तुओं को क्रय कर सकता है। मुद्रा के द्वारा बड़े स्तर पर उत्पादन संभव है। मुद्रा के द्वारा श्रम का विभाजन और विशिष्टीकरण करना आसान है। मुद्रा के द्वारा उत्पत्ति के साधनों को जुटाया जा सकता है। मुद्रा के द्वारा उत्पत्ति के साधनों को जुटाया जा सकता है। छठा है मुद्रा के द्वारा वस्तु के विनिमय की कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। नंबर 7 मुद्रा का साख का आधार है। नंबर 8 मुद्रा पूंजी की को गतिशील बनाता है। 9 नंबर में मुद्रा के रूप में सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। फिर अगला प्रश्न है मुद्रा के दोष को लिखें। मुद्रा की क्या बुराई है? मुद्रा के अवगुण क्या है? तो मुद्रा के कुछ दोष हैं, जैसे आर्थिक दोष। आर्थिक दोष क्या है? इसे गणतंत्र को बढ़ावा मिलता है। अति पूंजीयन एवं अति उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता आ जाती है। संपत्ति के वितरण में असमानता आ जाती है और वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है। ये मुद्रा के आर्थिक दोष है। मुद्रा के कुछ नैतिक दोष भी हैं, जैसे इसके द्वारा मनुष्य धोखेबाजी करना, चोरी डकैती करना, हत्या करना, गबन करना, विश्वासघात करना, घूसखोरी करना, बेईमानी करना जैसे पाप कर्म करने लगते हैं। मुद्रा के सामाजिक दोष हैं। इससे भौतिकवाद को बढ़ावा मिलता है, प्रलोभन को प्रोत्साहन मिलता है और शोषण की प्रवृत्ति बढ़ती है। 23वां नंबर प्रश्न, जो इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, भारत में मुद्रा पूर्ति के माप को लिखें। भारत में मुद्रा पूर्ति के माप को लिखें। आपका उत्तर होगा भारत के रिजर्व बैंक ने
मुद्रा के पूर्ति को 4 मापें स्वीकारी हैं। मतलब आरबीआई ने मुद्रा के पूर्ति को 4 भागों में बांटा है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, M1 मुद्रा। M1 मुद्रा, इसके अंतर्गत जनता के पास चलन मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमाएं, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं को शामिल किया गया है। इसको M1 मुद्रा कहते हैं। दूसरा था M2 मुद्रा। इस मुद्रा के अंतर्गत जनता के पास चलन मुद्रा, बैंक के पास मांग जमाएं, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, डाकघर के पास बचत जमाएं आदि को रखा गया। M3 मुद्रा में किसको रखा गया है? तो तीसरा है M3 मुद्रा। M3 मुद्रा के में जनता के पास चलन जमा, बैंक के पास मांग जमा, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, इसको रखा गया। और M4 मुद्रा, इसके अंतर्गत जनता के पास चलन जमाएं, बैंकों के पास मांग जमाएं, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, बैंकों के पास सावधि जमाएं, डाकघर के पास बचत जमाएं, NSE को छोड़कर ये मुद्रा M4 के अंतर्गत आता है। तो ये रहा अर्थशास्त्र चैप्टर संख्या 19 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। धन्यवाद।